विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल। आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र। द मैजिक मैन एन चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा। नमस्कार जी, स्वागत है साथियों। जी स्वागत है आप सभी का साथियों द मैजिक मैन एन चंद्रा फाउंडेशन के पटल पर साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चित चेहरे विनीता कामबीरी के साथ में। मैं हूं विनीता कामबीरी, करती हूं आपका स्वागत, अभिनंदन और साथ ही साथ आपको याद दिलाती हूं कि हर मंगलवार को रहता है वादा मेरा कि आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी मशहूर शख्सियत से जिन्होंने अपने काम से अपना नाम उत्पन्न किया है और न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है, सबको एक राह सुझाई है और साथ ही साथ एक बेहतरीन कार्य ऐसा अवश्य किया है जिससे उन्हें हमेशा याद रखा जाए। और इस कड़ी में आज चर्चित चेहरे में आज हमारे साथ है आदरणीय कमलेश कुमार दीवान जी। स्वागत है आपका कमलेश कुमार दीवान जी। जी, सादर प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी को सादर प्रणाम करते हैं और मैजिक मैन एंड चंद्रा पटल को भी हम प्रणाम करते हैं कि उस पटल के माध्यम से हिंदी का बहुत अधिक विकास हुआ। मैं उनको भी नमन करता हूँ। जब आपने बात की है पटल की, तो कमलेश जी सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इस पटल की विशिष्टता ही यही है कि इस पटल को जिन्होंने स्थापित किया है नरेश चंद्र जोशी जी, एन चंद्रा जी, वो स्वयं अहिंदी भाषी है और अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा के लिए जिस तरह के कार्य वे कर रहे हैं और जितना कार्य वो कर रहे हैं वो वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। और इसके साथ ही हमारे सभी श्रोता, सभी दर्शक जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और साथ ही साथ अपनी टिप्पणियों से कार्यक्रम को समृद्ध करते हैं, मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथियों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कवि, लेखक, चिंतक, विचारक और शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्राचार्य कमलेश कुमार दीवान जी हैं। कमलेश जी की विशिष्टता ये है कि कमलेश जी हमारे पटल के लगभग सभी कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, अपनी सार्थक टिप्पणियों से पटल को समृद्ध करते हैं, साथ ही हर प्रस्तुतकर्ता का वे मनोबल भी बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन भी करते हैं अपनी सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से, अपनी विचारात्मक टिप्पणियों के माध्यम से। और जैसे कि परंपरा है कमलेश जी, हम बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं आज आपको इस पटल पर अपने साथ देखकर। कार्यक्रम की शुरुआत हम अतिथि के परिचय को पढ़कर करते हैं, तो यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सभी साथियों को आपका परिचय बताना चाहूंगी। जी धन्यवाद। साथियों, स्वर्गीय श्री नवीन चंद्र दीवान और श्रीमती मालतीबाई दीवान के सुपुत्र कमलेश कुमार दीवान जी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जन्मे, पले, बढ़े और वहीं आपने एमए भूगोल और फिर बीएड किया। शिक्षा में अभिरुचि के कारण आप शिक्षा कर्म से जुड़े रहे और 34 वर्ष की सार्थक सेवा के बाद आपने मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में आप स्वतंत्र लेखन करते हैं। सर्वोदय प्रेस सर्विस इंदौर मध्य प्रदेश के माध्यम से भारत के अनेक अखबारों में आपके लेखों का प्रकाशन होता रहा है और आगे भी ये क्रम जारी है जो आपकी चिंतन शैली और आपकी विचारात्मकता का परिचायक है। यथा नई दुनिया इंदौर, दैनिक नई दुनिया भोपाल, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ट्रिब्यून, सुबह सवेरे, अनुभूति, सेतु आदि अनेक महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में आपके नियमित लेख प्रकाशित होते हैं। समकालीन भारतीय साहित्य नई दिल्ली में, वेब पत्रिकाओं में तथा अनुभूति, सेतु, ऑस्ट्रेलिया अंचल, उत्तरार्ध मथुरा, कला कलश बंबई, अक्षत खंडवा, आकंठ पिपरिया, समांतर शुजालपुर और सुबह सवेरे भोपाल, इन पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का
नियमित प्रकाशन होता है। आपके शोध पत्र का प्रकाशन उत्तर भारत भूगोल पत्रिका में हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी विचारात्मकता, आपकी सोच और साथ ही साथ आपके विचारों की जो प्रधानता है वो आज इस कार्यक्रम में हमें सुनने को अवश्य मिलेगी, इसका मुझे पूरा यकीन है कमलेश कुमार दीवान जी। जी। तो सबसे पहला प्रश्न तो अपने सभी साथियों की ओर से मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कमलेश जी, आप होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जन्मे। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा का एक गढ़ माना जाता है क्योंकि वहां पर हिंदी का जितना प्रचार प्रसार है, मुझे लगता है संपूर्ण भारत में सबसे शुद्ध और मानक भाषा वहीं रहती है। तो ऐसी जगह पर हिंदी के विद्वानों के बीच में रहकर आपने न केवल भाषा की शुद्धता का प्रसार किया, साथ ही आप भूगोल विषय से जुड़े रहे। तो भूगोल और हिंदी इन दोनों में आपका सामंजस्य कैसे हुआ, आपने समन्वय कैसे स्थापित किया? विनीता जी, ये असल में गीत कविताएं हिंदी में जो अपन व्यक्त करते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो ये भाव है हमारे। हमने पढ़ाई किसी स्ट्रीम में की हो, लेकिन जो हमारे भाव है अंदर, हम ग्रामीण क्षेत्र में पले बड़े, तो हमारे अंदर जो भाव है वो भाव उन शब्दों में आ जाते हैं। तो ये हमारे गुरुजनों का यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हुआ करते थे, कवि सम्मेलन हुआ करते थे, जिनमें बड़े बड़े लोग आते थे, उनको सुनते थे हम, उनको देखते थे, और अखबारों में लेखकों को सुनते थे, तो हमें ये समझ आता था कि हम भी कुछ भाव व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भावनाएं बनी धीरे धीरे, और यही पृष्ठभूमि हमारी है कि हम लिखने के लिए आगे बढ़े। गांव में रहे तो गांव की समस्याएं थी, तो वहां पर फिर अखबारों में लेखन शुरू किया। फिर उसके बाद गांव से यहाँ आए। हमारा गांव 14 किलोमीटर दूर था, जहाँ से हम आने जाने में भी हमको परेशानी होती थी। लेकिन एक स्कूल था, सेठ सर्कल लालू स्तर माध्यमिक विद्यालय, प्राइवेट स्कूल था, वहां पे हमारी पढ़ाई हुई। अन्यथा वो स्कूल नहीं होता उस 14 किलोमीटर के दायरे में, तो हम पढ़ भी नहीं पाते। इतनी दूरी गांव से थी, न सड़कें थी, न बिजली थी, न कुछ भी चीज नहीं थी। और नर्मदा के किनारे, मां नर्मदा के किनारे पले बड़े हैं, तो हमारे भाव अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से आए हैं। तो बहुत सुंदर बात आपने कही है, नर्मदा के किनारे आप पढ़े हैं, गांव की खुशहाल मिट्टी में, समृद्धि में आप खेले कूदे बड़े हुए, वहीं आपने पढ़ाई की। तो एक बात जो पहले मेरे मन में उभरती है वो ये है कि जब हम गांव की बात करते हैं, वहां की समृद्धि की बात करते हैं, दरअसल एक भारत की जो विशालता है वो अपने आप में उस संस्कृति को जन्म देती है जो जहां एक और खेतों में, गांवों में उत्पन्न होती है और शहरों में पल्लवित और पुष्पित होती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि लगभग हर गांव में जितने भी विद्यार्थी हैं वो कठिनाई उठाकर पढ़ने के लिए यदि जाते भी रहे, क्योंकि अब तो स्थिति काफी बेहतर हो गई है, लेकिन जिस समय में आपने पढ़ाई की थी, आपने स्वयं बताया कि इतने किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, क्योंकि सड़कों का भी उतना विकास नहीं हुआ था। तो आपके मन में था ये दृढ़ संकल्प कि आपको पढ़ना है, और यदि वो प्राइवेट विद्यालय नहीं होता तो शायद आप ना पढ़ पाते। तो शिक्षा का महत्व क्योंकि प्रारंभ से ही आपके मन में रहा। आज स्थिति हालांकि काफी बेहतर हो गई है, लेकिन एक स्थिति अभी भी देखने को मिलती है कि उच्च शिक्षा हो या नौकरी हो, तो कई विद्यार्थी हैं जो गांव छोड़कर शहरों में आ जाते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। ऐसे में गांव का क्या? स्वयं आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपसे बेहतर इस प्रश्न का उत्तर और कोई नहीं दे सकता। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले वातावरण था जी, वो वातावरण का धीरे धीरे ह्रास हुआ, मशीनीकरण हुआ। हम लोग जब खेती करते थे तो बैल होते थे, और उसमें जो हल वगैरह होते थे, तो हर काम गीतों से होता था। वहां जैसे बोनी करना, आपको बीज बोना है तो गीत गा के बोए जाते थे। बैलों के गलों में घुंघरू होते थे, आपने गीत सुना होगा वो। तो ये झुनझुन
और जो घुंघरुओं की आवाज है वो गांव से विलुप्त हो गई। और आज बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, ट्रैक्टर चलते हैं, उनमें फिल्मी गाने बज रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो खेतों को हमने मतलब संसाधन के रूप में तब्दील कर दिया है। वो हमारे जीविकोपार्जन के साधन हुआ करते थे। तो इससे संस्कृति का वहां पे ह्रास तो हुआ, लेकिन गांव का जो माहौल है वो अनेकों कारणों से अनुकूल नहीं रहा। पढ़ाई भी उसमें एक है कि शिक्षा के संस्थान नहीं है, वहां पर दूर दूर जाना पड़ता बच्चों को, कंपटीशन का युग है। तो गांव बहुत पिछड़ गए हैं। और ये अभी तो सड़कों का जाल बिछ गया। हमने ही एक लेख में सुझाव दिया था कि सड़कें जो होती है वो अर्थव्यवस्था की धमनियां होती है। पेट्रोल के लिए हम पेट्रोल जलाने जा रहे हैं। तो ये सुझाव गवर्नमेंट सरकार ने, योजना आयोग ने माने और उन पर काम किया। सड़कें हैं जगह जगह, फिर भी आज नेटवर्क सड़कों का बन रहा है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो उस क्वालिटी की नहीं बन रही है जिस क्वालिटी की उनको बनना चाहिए। तो आज लोग शहर में रह रहे हैं, शहर में सुविधाएं हैं, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, पढ़ाई की सुविधाएं हैं, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, इसलिए लोग यहाँ से प्रवास कर जाते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, हम आए यहाँ पर, अब हमारी बेटियां हैं, उनको पालने पोसने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हम यहीं रह गए। हमारा गांव यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे ही सभी गांव के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी चिंताओं में, कंपटीशन के युग है तो उनकी चिंताओं में आज उस गांव से शहर आ गए हैं। और दूसरे कई कारणों से गांव के लोग शहर में आ गए हैं। कुछ तनाव है वहां पर, कुछ वैमनस्यता भी है, कुछ दूसरी बातें भी है, इस कारण से भी लोग गांव छोड़ रहे हैं। बेरोजगारी भी है, रोजगार नहीं है बराबर। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक और जब हम संस्कृति के ह्रास की बात करते हैं तो वो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब गांव छोड़कर सब लोग शहर में पलायन करते चले जाएंगे तो संस्कृति का तो ह्रास होगा ही, और साथ ही लोक कलाओं का भी कहीं ना कहीं ह्रास अवश्य होता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब लोग चले जाते हैं तो वहां की जो मिट्टी है वो तो फिर अछूती ही रह जाती है, और मिट्टी से जुड़े हुए जो कलाएं हैं वो सब भी अधूरी रह जाती हैं। तो हालांकि ऐसी अब काफी योजनाएं। जी, हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम घर में, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी के 5 भाई थे, सारे बच्चे रहते थे और बुआ के बच्चे आ जाते थे सब, तो लगभग 25-30 बच्चे होते थे। और दादी होती थी हमारी, वो कहानियां सुनाती थी। तो जो खाट या पलंग कहते हैं ना जिसको, उसमें सारे बच्चे बैठ जाते थे। तो वो इतनी मनमोहक कहानियां सुनाती थी कि आपको मतलब सोती लिमा की कहानी सुनाएंगी, चिड़ी चिड़िया की कहानी सुनाएंगी, अमल कमल के फूलों की कहानी सुनाएंगी। तो ये जो कहानियां थी इतनी रोचक था, उस समय तो कुछ था नहीं, इतनी रोचक कहानियां होती थी वो सुनाती थी कि आपका दिल भर जाता था। कई बच्चे तो रोने लगते थे वो सोती लिमा की कहानी सुनाते थे जब। तो ये चिड़ी चिड़िया की कहानी सुनाते थे। इस तरह की जो पैटर्न है, आज कौन, किसी के पास समय नहीं है कुछ भी सुनाने का, और न सुनने का भी समय नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता कुछ भी। तो ये संस्कृति तो धीरे धीरे चली गई, विलुप्त हो गई है धीरे धीरे। आज हमको भी याद नहीं है कि वो दादी किस तरह की कहानियां सुनाती थी, किस तरह की वो बनाती थी कहानियां। कुछ हम भी अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे। तो वो भी हम अभी फिलहाल में छोटे बच्चे थे जब उनके लिए गीत लिखते थे, कहानी सुनाते थे उनको, तो भूल गए। हमने उनके लिए लिखा सोन चिड़ई आई है, सोन चिड़ई। तो ये गीत लिखते थे, चंदा मामा आना, ये सब गीत हमने उनको सुनाए, लिख के सुनाए, अपनी तरफ से सुनाए उनको। तो ये आज बच्चों के लिए माँ बाप को समय नहीं है, दादा दादी उनके पास है नहीं है। गांव में पशुपालन होता था। गांव की समृद्धि का सबसे बड़ा ह्रास जो हुआ है वो पशुपालन से हुआ है। हमारे यहाँ आसपास गांव में 50 जो म्याल कहलाती, जो बीम जैसी होती है ना, म्याल लकड़ी की, वो उनकी पायरा होती थी जिसमें जानवर बनते थे, पशु, जिसमें गाय भैंस बैल ये बंधते थे। उनको शाम को बंधते थे और उनके खनौटे होते थे, उनको दाना पानी देते थे। आज वो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और उसके दूध
गांव से जो दूध है वो गांव में दूध जा रहा है, पैकेट का दूध जा रहा है, वहां उत्पादन नहीं हो रहा गांव में। सबसे बड़ा ह्रास हो रहा, सुबह से ही पैसे का खर्च हो जाता वहां से शुरू। ये समृद्धि के द्वार है वो बंद कर दिए हमने गांव में। तो ये पशुपाल खेती जो है गांव का, आपने चर्चा की, खेती समुच्चय एक, उसमें 3 चीजें आती है। एक खेत जोतना, खेत जोत कर खेती करना, फसल का उत्पादन करना। एक आती है चारा गाय का, और तीसरे नंबर पे आती है पशुपालन। ये खेती जो है वो समुच्चय है, और यही जो पशुपालन है ये समृद्धि का द्वार है। लेकिन इस समृद्धि के द्वार को हमने क्लोज कर दिया, उसके डोर को बंद कर दिया हमने। तो आज सारे समूचे जो गांववासी है वो परेशान है, और अर्थ तंत्र में उनकी जो भूमिका है वो बिल्कुल नकारी जा रही है। किसी प्रकार से उनको कोई सहयोग देने को तैयार नहीं होता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। पूरे कृषि उत्पादन पर जीएसटी लग रहा है मैडम। आज किसानों के जितने भी उत्पादन है उस पर जीएसटी लग रहा है, उस पर पूरा भारी मात्रा में। तो ये इतनी कृषि कार्य इतना महंगा हो गया है कि लोग छोड़ रहे हैं उसको, और जिसको करना ऊपर मेहनत ज्यादा है। तो इतना ही मैडम गाँव के बारे में। हाँ, तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और विशेषकर शहर में रहने वाले हम जो कभी गांव की संस्कृति से पूर्णतया परिचित हो ही नहीं पाए, ये जानकर वाकई बहुत कष्टकर स्थिति होती है। बल्कि डॉक्टर वीणा विज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ये बात लिखी भी है कि अच्छा, अन्नदा पाटनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है अन्नदा जी आपका। उन्होंने कहा सोचनीय स्थिति ये है कि गाँव में पैकेट का दूध आता है। ये बात सुनना वाकई बहुत शॉकिंग है, बहुत विस्मित कर देने वाली बात है कि गांव में एक और हमारी परिकल्पना आरंभ से ही रही कि हर घर में बकरियां, गाय, भैंसे बंधे होते होंगे, और ऐसी जगहों पर भी जब पैकेट का दूध पहुंचने लगा है तो सोचने वाली बात यह है कि डेयरी फार्म्स जितने भी हैं वो इतने प्रचलन में आ गए हैं कि घर घर में जो गाय बंधी होने के कारण कभी भारत को ये कहा जाता था कि गायों का देश है या दुग्ध प्रधान, कृषि प्रधान देश है, वहां पे भी अब मशीनी सभ्यता का इतना अधिक विकास हो गया है। तो ये काफी शोचनीय स्थिति है। और अन्नदा जी, बिल्कुल सही कहा है आपने कि बहुत विषम है, और इन विषम परिस्थितियों का सामना कमलेश कुमार दीवान जी को करना पड़ा। तो सर, इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम जब भी लोक जीवन की बात करते हैं और गांवों की बात करते हैं तो प्रेरणा के लिए तो वही देखते हैं, जीवन में सरलता के लिए, सादगी के लिए, उच्च विचारों के लिए हम गांवों की ओर ही निहारते हैं, तथा वे लोग जो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहे हैं उनकी ओर हम देखते हैं, ताकि उनसे हम उनके विचारों को प्राप्त कर सकें। और हम जैसे लोग, जिसे मैं अपना एक बहुत बड़ी कमी मानती हूँ कि कभी गांवों से कोई सीधा संबंध रहा नहीं, तो क्योंकि शहरी सभ्यता में ही पैदा हुए, वहीं पले, वहीं बढ़े, तो गांव केवल एक फिल्मों में देखने वाली या सीरियल्स में देखने वाली ही चीज बनकर रह गई। तो ऐसी स्थिति में जब आप वहां की विषम स्थितियों की बात करते हैं, लेकिन साथ ही जब पुरानी परंपराओं की बात करते हैं, तो बहुत आदर इस संस्कृति के प्रति मन में जागृत होता है। हम शिक्षा व्यवस्था पे पुनः लौटते हैं। हमारे साथ पंकज सर जुड़े हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर पंकज साहिल इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ रहे हैं, और वे स्वयं गांव की पृष्ठभूमि के होने के साथ साथ शिक्षा के स्तर पर बहुत कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनेक हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय हरीश नवल जी हमारे साथ हैं आज इस कार्यक्रम को समृद्धि दे रहे हैं और आपको साधुवाद दे रहे हैं। तो हम जब शिक्षा पे वापस लौटते हैं, आप स्वयं 34 वर्ष आपने शिक्षा को समर्पित किए हैं, स्वयं विकट परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त करके भी वह शिक्षा सहजता से अपने विद्यार्थियों में दी। तो ये पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि आपके समय में उन कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में विद्यालय तक पहुंचना, शिक्षा ग्रहण करना, घर लौटना, अगले दिन पुनः वहां पहुंचना, और उसके बाद जिन विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया उनके शिक्षा प्राप्त करने का जो स्तर था उसमें आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला? ये पीढ़ीगत अंतर हम लोग जब पढ़ते थे, जब मतलब
हमारे विद्या का स्तर अलग होता था, शिक्षकों को इतना अपरिमित सम्मान था। आज भी हम मिलते हैं तो उनके चरणों में झुक जाते हैं और उन्हें सदैव स्मरण करते हैं कि उन्होंने हमको इतनी शिक्षा दी। आज भी विद्यार्थी आज भी स्मरण करते हैं, हमें मिल जाते हैं तो हमको बोलते हैं, सर पहचान जाते हैं वो आज इतने वर्षों में हमने पढ़ाया। तो स्तर में ये अंतर आया है आज कि शिक्षक की जो क्वालिटी है उसमें थोड़ी गिरावट आई है। अच्छा। पहले शिक्षा की जो गुणवत्ता थी वो शिक्षकों की क्वालिटी से थी, गुणवत्ता से थी उनकी जी। उनमें एक लगन होती थी कि हमको शिक्षक बनना है। अभी नौकरी के लिए आ रहे हैं सब। और मेरा अनुभव मैं बताता हूँ कि स्कूल आपने खोल दिया, मुझे भेज दिया वहां पर कि आप जाइए पढ़ाइए। अब मैं वहां अकेला, इतने 200 बच्चे, अकेला पूरे दिन पढ़ाऊं, सभी विषय पढ़ाऊं। तो अब ये आपको मैनेजमेंट, दो तीन चीजें हैं इसमें। मैनेजमेंट भी एक जिम्मेवार चीज है। यदि आप इसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बच्चे हैं, कोई आपकी फाइल तो है नहीं वो कि ऑफिस में कोई नहीं है तो वो रखी रहेगी। बच्चे हैं तो बच्चे अपने कुछ भी कर सकते हैं, उद्यम भी कर सकते हैं। तो आपको बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो अगर शिक्षक है तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते, अपने आप से वो पढ़ते रहते हैं। इनमें भी ये भी उनमें गुण होता है। लेकिन कई बार होता है कि कोई घटनाएं घट जाए आपको, तो ये विभागों को ये सोचना चाहिए कि क्या मैन पावर से चलती है शिक्षा, ये कहने से नहीं चलती कि आप स्कूल खोल दिए हमने, शिक्षक है ही नहीं वहां पर। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो गुणवत्ता के लिए आज हमारे समक्ष आती हैं। और आज हम केवल एकमात्र कारण है कि हम नौकरी के लिए केवल शिक्षक बन रहे हैं, ये नहीं। आप पढ़ाने के लिए आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए, हमको ये बनना है और ये इसमें परिवर्तन करना है, तब आप शिक्षा में जाइए। अन्यथा उसको टेस्ट लीजिए वैसा कि आप उसका मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट लीजिए कि आप किस कारण से आ रहे हैं यहाँ पर। पर एक बात और होती थी, पहले जो गांव के लोग थे, आसपास के लोग, वो शिक्षक बनते थे और गांव के सबको पहचानते थे। वो उनके माँ बाप को पहचान रहे, घर से बुला लाएंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है उनको सब जानते थे। तो बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती थी उसमें। बच्चे गरीब है, उसकी फीस भर दी। बच्चे के पास पुस्तक नहीं है, उसके पास जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, ये सब होता था। उस समय भी होता था। उस समय तो स्लेट पड़ती थी केवल। तो ये उसमें शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। इन परिवर्तनों को एक बात ध्यान देना चाहिए कि केवल स्कूल जो है वो कार्यालय नहीं है। हमारे संस्थानों ने, विभागों ने स्कूलों को भी कार्यालय की तरह चलाना शुरू कर दिया कि वो फाइल नहीं है बच्चे, वहां शिक्षकों की आवश्यकता है और अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तो हमारे जो बच्चे हैं, आज देखिए देश में प्रगति क्यों हुई, हमने प्रगति क्यों की है, ये इस बात को सोचना चाहिए। हमारे गांव प्राथमिक स्कूल थे, प्राथमिक स्कूल से पढ़ के मिडिल स्कूल में चले गए, मिडिल से फिर हायर सेकेंडरी में और कॉलेज में चले जाते थे शहर में पढ़ने बच्चे। तो क्यों प्रगति क्यों हुई? वो समय था जब प्रगति हुई। आज बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो प्रगति हम देख नहीं पा रहे उसमें। क्या कारण है? इसका कारण ढूंढना चाहिए हमको। पहले डिवोशन से लोग आते थे शिक्षा बनने, और शिक्षक बहुत अनेक प्रकार से पढ़ाते थे उसको, और सब बातों का ध्यान रखते थे। बच्चे को अपने बच्चों की तरह उसको ट्रीट करते थे, हर बात में उसका सहभागिता करते थे। हरीश रावल जी का संदेश आया है कमलेश जी, उन्होंने कहा है कि बाह्य स्थितियां भी परिवर्तन का कारण है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाह्य स्थितियां, जी बाह्य स्थितियां वो है कि आपकी मतलब शिक्षा है, शिक्षक है, वहां पे आपकी ड्यूटी लगा दी, समाज बदल गया, ध्यान नहीं दे रहा। ये सब सारी बाह्य स्थितियां अनेक प्रकार की हैं, वो भी कारण है उसका, वो भी परिवर्तित हुई है। तो सब एक अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। देखिए कमलेश जी, मुझे जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, मैं आपकी बात को हालांकि बीच में ही थोड़ा सा काट रही हूँ, हम जब भी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, डॉक्टर वीणा विज ने भी इस बात को आगे बढ़ाया है कि ये आदर्शवादी शिक्षण संस्थाएं थी। लेकिन अब जब हम
शिक्षकों की भूमिका की बात करते हैं तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है कि काम का बोझ भी बढ़ रहा है, शिक्षकों की संख्या कम हो रही है, एक नौकरी की तरह शिक्षकों ने इस काम को ले लिया है, जबकि शिक्षा देना नौकरी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी साधना है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है, मैं स्वयं शिक्षिका हूँ तो ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ भी सकती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्वयं डॉक्टर हरीश नवल भी शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के भीतर से छुपे हुए टैलेंट को निकालना शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व रहता है प्रारंभ से ही। तो इस बात को लेकर जो बात मेरे मन को व्यथित कर रही है कमलेश जी, वो ये भी है कि एक ओर हम ये कहते हैं कि अब गांवों में सुविधाओं का नितांत अभाव है, दूसरी ओर आज इंटरनेट गांव-गांव में, गलियों-गलियों में पहुंच चुका है और अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ना हो। जहां एक और लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर आ रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो शहरों की भीड़ भाड़ से या प्रदूषण से तंग आकर गांव की ओर भी जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मेरा प्रश्न आपसे है वो ये है कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो चाहे गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और अगर आप कभी किसी भी पोस्ट पर, चाहे वो ट्विटर पर हो जो अब एक्स के नाम से जानी जाती है, उसकी टिप्पणियां पढ़ें तो अधिकतर छोटे शहरों या गांवों से टिप्पणियां मिलती हैं। वहां के लोग जागरूक हैं जो इन विषयों पर टिप्पणियां करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब वे सोशल मीडिया पर रील्स डाल सकते हैं, जब वे सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर सकते हैं, जब वे सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे जुड़ सकते हैं, तो फिर विकास के लिए हम शहरों पर आश्रित क्यों रहते हैं? उसका कारण मैडम सोशल मीडिया पर जो जागृति आई है, जो टिप्पणी करते हैं लोग सुन रहे हैं, भले ही पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन उनको समझ है उस चीज की। शिक्षा और समझ में जमीन आसमान का फर्क है जी। आपको मतलब पुराने लोग हमारे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे लेकिन बहुत समझदार थे वो। ठीक, सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां आती हैं और सोशल मीडिया ने की अच्छाई भी है, सोशल मीडिया की बुराई भी है। तो अभी आप जैसे अभी कोरोना काल में पूरे एजुकेशन को सोशल मीडिया पर चलाया गया, बिल्कुल। तो बच्चों की एक आदत बन गई। अभी क्या है, थोड़ी देर तो वो शिक्षा वाले कार्यक्रम देखते हैं, फिर वो यूट्यूब पे सफरिंग करने लगते हैं, कुछ भी कोई भी चीज देखने लगते हैं। तो माँ बाप तो खेत में चले गए, मोबाइल उसके हाथ में है, अब वो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। तो ये सोशल मीडिया की अच्छी बातें भी है, सोशल मीडिया की खराब बातें भी है, लोगों को जानकारी मिल रही है। जहां तक विकास का सवाल है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको केंद्रित, पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। खेतों की सिंचाई आई, मंदिर कहा गया बांधों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हमने क्या किया, हमने उनको पूरा टोटल किस पे डाइवर्ट कर दिया मैडम? इस पे केवल औद्योगिक अर्थव्यवस्था पे डाइवर्ट कर दिया। इस शहर जो आज मुझे बताइए, शहर जो बढ़ रहे हैं वो किन कारणों से बढ़ रहे हैं? आज मुझे बताइए आप कि एक आईटी कंपनी डाटा का उत्पादन कर रही है, वो उसने कौन से ऐसे नट बोल्ट बना दिए, कौन से ऐसे अनाज का उत्पादन कर दिया, मुझे बताइए। केवल वहां डाटा बन रहा है, डाटा को इधर से उधर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? उत्पादन के काम करें कोई, तो ये जो काम अपन कर रहे हैं पूरे संसार में ये चल रहा है। मैं उनकी वो नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं बता रहा हूं आपको कि उत्पादन के कार्य में कितने लोग हैं, केवल गांव के लोग उत्पादन का काम कर रहे हैं। शहरों में क्या हो रहा है? शहरों के लोग उत्पादन केवल उपभोग कर रहे हैं उस चीज का जी, और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। गांव के लोग नहीं जी रहे हैं। वो अगर 2 कपड़े भी पहन लेता है वहां पर तो आपको लगता है कि यार इसने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, गांव का आदमी। तो ये हमने बहुत खराब युग देखा है मैडम। आपको बताऊं मैं कि हमारे खेतों में जब बारिश नहीं हुआ करती थी, 20-20 एकड़ के खेत में जीरा जैसे गेहूं हो जाते थे, जीरा।
जीरा आपने देखा होगा, गेहूं जीरा जैसा हो जाता था और थोड़ा सा गेहूं निकलता था, उसको ना खा सकते थे ना कुछ कर सकते थे। तो गरीबों ने कैसा जीवन जिया होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने किस तरह से जीवन जिया है वहां, ये अकल्पनीय है। लेकिन आज हम प्रगति के पथ पर हैं, लेकिन एक असंतुलन हमने क्रिएट किया है। वो असंतुलन है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो असंतुलन आपने क्रिएट किया है, वो असंतुलन आपको ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को थामा, लेकिन आप ये लिख लीजिएगा कि भारत की कृषि ने ही अर्थव्यवस्था को हमेशा थामे रखा है। किसी अर्थशास्त्री ने थामा नहीं अर्थव्यवस्था को, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कुछ भी, लेकिन मैंने लिखा है ये कि किसी भी अर्थशास्त्री ने कोई अर्थव्यवस्था को थामा नहीं है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ने, भारत के किसानों ने ही अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा संबल प्रदान किया है। उसका एक कारण बताता हूं कि भले ही आपका उत्पादन ना हो, लेकिन उनकी साख रहती जमीन है उनके पास, वो उधार लाते हैं, अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं किसी प्रकार से। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि रोजगार का मतलब क्या है, रोजगार का मतलब अर्थव्यवस्था में आप उसको आहुति दे रहे हैं उसकी, रोजगार किसी को देकर। उसका कारण क्या है कि यदि हमारे पास रोजगार नहीं है तो हम किसका उपयोग करेंगे, माँ बाप का उपयोग करेंगे। लेकिन हमारे पास रोजगार है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गाड़ियां खरीदेंगे, हम अपने घर बनाएंगे, हम आएंगे जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये पैसे कहाँ जाएगा, ये अर्थव्यवस्था में ही जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये आपको रोजगार से परहेज क्यों है? आज बच्चों के कार की घंटे कितनी ज्यादा बढ़ गए हैं, उनका कितना शोषण किया जा रहा है, उनको पारिश्रमिक बराबर नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आज नौकरी के लिए तरस रहे, बेरोजगारी इतनी है। तो ये बच्चे क्या करेंगे भविष्य में जाकर? मुझे क्षमा करिएगा, भावनाओं में बोल दिया हो कुछ तो। नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर, ये एक ऐसा विषय है मुझे लगा जिस पर बात की जानी चाहिए। और इस कार्यक्रम में, इस मंच पर इस तरह की बात, मैं तो खुद आज बहुत आह्लादित हूँ, क्योंकि इस तरह की बात एक मिट्टी से जुड़ा व्यक्ति ही कर सकता है। और दरअसल उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की हो रही है कि आज जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपकी हर बात से सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए अनेकों संदेश भेज रहे हैं। तो किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता तभी होती है जब साथियों का संदेश लगातार उसमें आते चले जाते हैं। हरीश नवल जी ने कहा, मैं कुछ संदेश पढ़ना चाहती हूँ और उसके बाद मैं इस कार्यक्रम के दूसरे विषय की ओर, जहाँ एक और शिक्षा था, दूसरी ओर आपका साहित्य लेखन और साहित्य के प्रति आपकी अभिरुचि थी, तो उस पर अब आना चाहूंगी। हरीश नवल जी ने कहा है, सच है भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि सींच रही है। किरण अग्रवाल जी ने संदेश दिया है कि उपभोग के साथ साथ अन्न की बर्बादी भी कर रहे हैं। और आभा चौधरी जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आभा चौधरी जी ने कहा है कि गांव आज की तारीख में खाली पड़े हैं, युवा ही नहीं बड़े लोग भी शहर भाग रहे हैं रोजगार के लिए। ललित कुमार शर्मा स्वयं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये लिखा है कि शिक्षा समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। जहां आपने विलासिता की बात कही थी कि शहरों में अधिक विलासिता है कंपैरेटिवली गांव के, हरीश जी ने संदेश दिया कि लाल डोरा वाले जो हैं वो शहरों से अधिक विलासिता कर रहे हैं। सही कहा आपने, किरण अग्रवाल जी ने लिखा है। आपकी एक बात के लिए एक प्रश्न आया विजय जैन, कर्नल विजय जैन का। कर्नल विजय जैन ने पूछा है कि शिक्षा में यदि विद्यार्थियों की रुचि कम हो रही है या भटक रही है, जब आपने YouTube पर या अन्य सोशल मीडिया पे विद्यार्थियों के अधिक सजग होने की बात की थी, तो उन्होंने कहा इसमें माता पिता की भूमिका के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। अभी इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे अवश्य पूछना चाहूंगी। रागिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीणा विज जी हमारे साथ कार्यक्रम के प्रारंभ से ही जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही कर्नल विजय जैन का एक और प्रश्न भी है, उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था का कारण जो भी है उसके बारे में बात करें, जो भी शिक्षा की व्यवस्था और बाहरी कारणों की जब हम बात कर रहे थे। आशा जयंत हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत है आशा जी। आभा चौधरी जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अन्नदा पाटनी जी ने कहा है कि हमने विद्यालयीन शिक्षा से जो पाया वो अभी भी काम आ रहा है। एक शिकायत उनकी शिक्षा व्यवस्था से है, जो मुझे लगता है कि हर शिक्षक को इसको ध्यान देना चाहिए कि व्याकरण आदि पर आज जोर नहीं दिया जा रहा है।
और हरीश नवल जी ने कहा है कि समाज में लगभग हर ओर गिरावट है। एक और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि किरण अग्रवाल जी का, कि शिक्षा के साथ साथ सभी की सोच में भी परिवर्तन हुआ है। सोच छोटी हो गई है। प्रगति नहीं होने का एकमात्र कारण है शिक्षा व्यापार से जुड़ गई है। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि शिक्षा जो है वो व्यापार बनती चली जा रही है। कमलेश जी ने भी प्रारंभ में ही इसी बात को कहा था। बी जानी नाम से हमारे एक दर्शक जुड़े हुए, उन्होंने कहा है कि वहीं की मिट्टी की खुशबू बल देती है ऐसा सच्चा इंसान बनाने में, ऐसा सच्चे इंसान से मिलवाती हैं आप। चरे वेती जयेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया जयेंद्र जी, आपका संदेश बहुत खूबसूरत है। और हमारे जितने भी साथी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं, चर्चित चेहरे, वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी फील्ड में उन्होंने बहुत विशेष काम किया है। जयेंद्र जी आपका आभार। आदर्शवादी शिक्षण संस्थाएं हुआ करते थे विद्यालय कभी, डॉक्टर रवीना विज ने कहा है। बाह्य स्थितियां भी परिवर्तन का कारण है, ऐसा मानना है हरीश नवल जी का। बहुत बढ़िया कहा है सुनीता शर्मा जी ने। एक और इम्पोर्टेंट बात कही किरण अग्रवाल जी ने कि पैकेट ही नहीं, क्योंकि आप बता रहे थे कि अब वहां गांव में भी पैकेट का दूध आता है। वो बोली कि दूध भी कृत्रिम हो गया है, जो हमें लगता है कि शारीरिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं। मैंने हर तरह के गांव शहर सभी देखे हैं। हमारे मायके में आज भी गांव गाय है और उसके दूध का स्वाद अलग ही होता है। दिल्ली का दिलवाला नाम से हमारे एक साथी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं सुंदर। रागिनी गर्ग हमारे साथ जुड़ी है, जिन्होंने कहा है कि पहले के विद्यार्थियों के मन में शिक्षकों के लिए बहुत सम्मान था। हमारे अन्नदा जी ने कहा है कि आपको अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बहुत सुंदर मैसेज हमारे। और अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रावणी बहुगुणा जी, अभी पिछले दिनों आपके पुत्र से भेंट हुई थी चर्चित चेहरे में, आपका स्वागत है। डॉक्टर राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आपको सादर नमस्कार कर रहे हैं। डॉक्टर वीणा विज ने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि होशंगाबाद जबलपुर के पास है, आपके गांव का क्या नाम था? मैं भी कटनी से हूँ। इसका आप उत्तर दें ताकि आगे चले। ये होशंगाबाद का नाम बदल गया, नर्मदापुरम हो गया उसमें। ये जबलपुर और भोपाल जाते जब हम, इटारसी जंक्शन पड़ता है उसके पास है, नर्मदा जी के तट पर। जी, प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत कर रही हैं आपका। नीरज आनंद जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तकी हसन हमारे साथ जुड़े हैं, आपको नमस्कार कह रहे हैं। ये तमाम साथी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। और जी, एक और संदेश, डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा है, दरअसल हमने कभी गांव की नब्ज ही नहीं पकड़ी है। बिल्कुल सही बात कही आपने। गांव की केवल सतही बात करते हैं, लेकिन कभी वहां तक पहुंचे नहीं जो आज कमलेश जी ने जिन विकट परिस्थितियों की बात हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई है। विद्यार्थी जी, मैं सभी टिप्पणी जिन्होंने लिखी है, मैं सबको यथायोग्य सादर प्रणाम करता हूँ। और एक प्रश्न आया था, उसका कर्नल जी ने लिखा था, जो मैं उसका जवाब देता हूँ यहाँ पर, कि माँ बाप की भूमिकाओं के बारे में उन्होंने पूछा था, आपको याद हो शायद। तो मैं हमारे माँ बाप कितने पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे तो शायद उस समय बहुत कम थे, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलहदा थी। उनकी भूमिकाएं बिल्कुल अलग थी। माँ बाप की भूमिकाएं, उस समय पूरे परिवार एकजुट रहता था, उसका अनुशासन रहता था। आज चाचा, दादा, ताऊ, अगर कोई बाहर भी दरवाजे पर बैठा रहता था चबूतरे पे, तो उससे भी बच्चे डरते थे। आज वो अनुशासन नहीं है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बदल गया है। ये सर ने बोला ना, डॉक्टर हरीश नवल ने, ये बाह्य वातावरण हो गया। बाह्य वातावरण ने पूरी शिक्षा को कैप्ट कर लिया, एक तरह से संस्कारों को कैप्ट कर लिया है, आपके विचारों को कैप्ट कर लिया है। और मैं तो ये एक बात कहता हूँ, अतिशयोक्ति लगे आपको, कि हमारे जो पेगासस कहते हैं ना, फोन में आता है, अरे हमारे विचारों में, माइंड में पेगासस चला गया। विचारों का पेगासस, अनेक प्रकार की बातों का जो पेगासस है, हमारे माइंड से अंदर चला गया है, जो कभी निकलने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से निकलेगा वो। इतनी गलत भ्रामक जानकारियां आपको प्राप्त होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते उनको, कि आप आगे भविष्य की पीढ़ियों को क्या होगा। कोई चेकिंग तो होती नहीं
कुछ नहीं, जिसने जो कहा उसने उधर फॉरवर्ड किया, इसने उधर फॉरवर्ड किया, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये शिक्षा के सवाल पर यदि हम विस्तार से बात करते हैं तो हम वो पुरानी बातें आज ला नहीं सकते, बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सब बदल गया है, समाज बदल गया, बच्चे बदल गए, शिक्षक परिवारों बदल की गए, संस्कार संरचना बदल बदल गए, गई है। सारे बदल गए हैं, सब चीजें जी। बदल गई है, पूरा एक व्यापार हो गया। और एक बात और मैं एक महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, शिक्षा को छड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं माँ बाप। उसका कारण मैं बताता हूँ, 2.5-3 साल के बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, प्ले स्कूलों में, तो बच्चे क्या करते हैं, वहां पर रोते हैं। और वो हमको हमारे आसपास स्कूल है, हम द्रवित हो जाते हैं, हम मतलब वो स्कूल जो आपने एक सुना शब्द होगा, रुआ रैंट वाले स्कूल कहता हूं मैं उनको। मतलब रो रहे हैं बच्चे, चिल्ला रहे हैं बच्चे, माँ बाप छोड़ के जा रहा है जबरदस्ती उनको, क्यों घर में नहीं रखना। पहले 5 साल से पहले बच्चे कहाँ जाते थे स्कूल। आज 2-2.5 साल के बच्चे को पानी पीना नहीं आता, उसको मतलब निस्तार करना नहीं आता, बाथरूम नहीं जा सकता वो, और उसकी उसकी इसको आप स्कूल भेज रहे हैं। तो ये क्या है, ये शिक्षा की बच्चों के लिए छड़ी है, वो भी दिखाएगा आपको फिर कुछ समय बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात ये आपने कही। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये मनोवैज्ञानिक दबाव है जो हम पूरी पीढ़ी पर डाल रहे हैं, और ये यही नहीं डाल, पूरे गांव गांव डल रहा है। हम इसको अच्छा कहते हैं, लेकिन हम इसे अच्छा नहीं मानते। इस तरह की जो व्यावसायिक संस्कृति है, ये शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। केवल आप व्यवसाय के लिए शिक्षा दे रहे हो, नहीं, संस्कार के लिए भी तो शिक्षा दीजिए। आप योग्य बहुत बनाने के लिए सुंदर बात शिक्षा दीजिएगा, कही। आंतरिक आत्मा को आप स्ट्रांग बनाने के लिए भी शिक्षा दीजिएगा। बच्चे आज जरा सी बात में निराश हो जाते हैं। अरे पहले तो इतनी पीड़ाएं होती थी कि आपको निराशा छू भी नहीं पाती थी। किसी की माँ बाप गुजर जाते थे, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो जाता था, लेकिन बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ जाता था। तो ये बच्चों को स्ट्रांग बनाने की शिक्षा कहाँ से मिलती थी, उसको कोई ना कोई पाल पोस के बड़ा कर देता था गाँव में। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अब जो शिक्षा का स्वरूप हो गया है वो व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप अधिक हो गया है, जिसका स्थान सांस्कृतिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा को लेना चाहिए। तभी हम एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। केवल पुतले पैदा नहीं करेंगे जो केवल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने निकाल कर दी है। डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा है कि दरअसल हमने कभी गांव की नब्ज ही नहीं पकड़ी है। रागिनी गर्ग ने कहा, माटी मेरे देश की करती एक सवाल, जा बसते बसते परदेश क्यों, भारत माँ के लाल। बहुत प्यारी बात आपने कही है रागिनी जी। हरीश नवल जी ने एक प्रश्न कहा था, अन्नदा जी ने उसका जवाब दिया है कि व्याकरण के स्थान पर अब भाषा विज्ञान का स्थान है। और देखिए साथ में ही एक और प्रश्न आ गया, प्रति प्रश्न आ गया हरीश जी आपके लिए, कि फिर हिंदी भाषा में इतनी अशुद्धियां क्यों होती हैं लिखने और बोलने में। हर्षवर्धन आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका हर्षवर्धन जी। हरीश नवल जी ने आपकी बात के लिए कहा है कि गिरावट मानसिक और शारीरिक दोनों का एक बहुत बड़ा कारण बाजारवाद है। बहुत बहुत ही मुझे लगता है सटीक और मार्मिक बात आपने कही है। किरण अग्रवाल जी के संदेश आए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यावहारिक ज्ञान के सागर हुआ करते हैं, आज हमारे विचार ही बीमारियों से ग्रसित हैं। जो आपने कहा है कि ये दिमाग का पैरालिसिस है। किरण जी कहती हैं आगे कि हमारी दादी जी शायद पढ़ने नहीं गई होंगे, लेकिन सारी पुस्तकों सारे ग्रंथ पढ़ती और लिखती थी, उन्हें मुंह ज़बानी याद हुआ करते थे। अब शिक्षा व्यवस्था में क्योंकि अब रटने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई है। हरीश नवल जी ने आपसे कहा है कि दीवान जी, छड़ी के रूप में शिक्षा का प्रयोग करने वाली जो आपकी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, एक और संदेश भी आया हुआ है। डॉक्टर कर्नल विजय जैन ने कहा है कि आई पर्सनली फील कि आजकल के अभिभावक बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। हमारे माता पिता शिक्षक के सुपुर्द कर दिया करते थे, आजकल शिक्षक से प्रश्न करते हैं। पेरेंट्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, क्योंकि विश्वास भावना समाप्त हो रही है। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये भी एक चीज उभर कर आती है दीवान जी, कि विश्वास जो पहले शिक्षकों पर, टीचर्स का, जो पेरेंट्स का था, वो विश्वास भी अब समाप्त हो रहा है। इसका स्थान विश्वास जहां तक विश्वास का संकट है,
ये पूरे विश्व में विश्वास का संकट है जी। केवल शिक्षा में ही नहीं है, पूरे विश्व में ही विश्वास का संकट है। परस्पर विश्वास की बहुत कमी है, विश्वास के संकट के कारण ही बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। पहले क्या था, शिक्षक को सौंप देते थे बच्चों को। आज क्या है कि उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई, विश्वास नहीं वहां पर। अपेक्षाएं क्या है कि मेरा बालक क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, ये उनकी अपेक्षाएं शुरू हो जाती है। अब इन अपेक्षाओं को पूरी करते करते बच्चे हाँफने लगते हैं 12th तक जाते जाते। फिर वो कोचिंग का सहारा लेते हैं, फिर वो अन्य प्रकार के नशों का सहारा लेते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो ये सब शुरू कहाँ से होती है? ये हमारी अपेक्षाओं से शुरू होती है। अब अच्छा, मैंने कभी बच्चों से नहीं कहा, मैंने बच्चों से कहा कि मुझे नंबर नहीं चाहिए। मेरी बेटियों से कहा कि मुझे नंबर नहीं चाहिए, मेरे बच्चों से भी कहा मुझे नंबर नहीं चाहिए, आपके आचरण सही होना चाहिए। और ये शिक्षा व्यवस्था में हमने जो शिक्षा की नीति आई थी उसमें सुझाव भी दिए थे। दो सुझाव उसमें देखिए, एक तो ये था कि आप बच्चों को भाषाओं का बोझ दे रहे हैं। 3 भाषाओं को पढ़ा रहे हैं हम, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी। अरे भाई, दीपावली का निबंध है तो वो अंग्रेजी में वैसे ही आएगा। अंग्रेजी में भी लक्ष्मी पूजा है, संस्कृत में भी लक्ष्मी पूजा है और हिंदी में भी लक्ष्मी पूजा है, वैसे ही कर रहे हैं अपन उसको। अच्छा, वैसे ही आप पूछ रहे हैं किसी मेले का वर्णन है तो उसमें भी वो अंग्रेजी में भी वही है, हिंदी में भी वही है। तो इसको कंपोजिट एक उसमें ढाल दीजिए, इसको एक सब्जेक्ट बनाइए इसको, जिससे 2 सब्जेक्ट और ओपन हो सके बच्चों के लिए 12th में, तो उनको ज्यादा जानकारी मिलेगी। और दूसरा था, विषय की बंदिशों को खत्म करिए आप। अरे मेडिकल के छात्र के लिए फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है? आपको अनिवार्य क्यों है किसी चीज? बच्चे को जो सरल लगे, इकोनॉमिक्स के साथ वो गणित पढ़ सकता है, भूगोल के साथ मैथमेटिक्स ले सकता है। तो विषय की बंदिशों को क्यों बना के रखा हमने? उसको ओपन करिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये आ रहा है, देखिए आपने 2 बातें कही हैं। जब आप नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो वहां विषयों को लेकर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो हमारे सुझाव से हम बोल रहे हैं ना, हमने सुझाव दिए हैं, उसके कारण से उसके कारण से विषय की बंदिशों को खोला गया। हमने सुझाव दिए, उसमें निशंक साहब थे, उनके पास हमारे सुझाव गए, हमने लिखा कि इसको खत्म करिएगा। हमने भोगा है कि बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, वो फिजिक्स के कारण से बेचारा मेहनत नहीं कर पाता। तो एक और बात भी है, जहां एक और सब्जेक्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है, वहीं एक बात और भी है कि जब हम विषयों की बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, और साथ ही साथ जब हम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, और हम जब ये कहते हैं कि अभिभावकों का जोर बहुत ज्यादा है, तो ये एक प्रश्न भी पूछा है विजय जैन जी ने कि हमारी स्कूल की शिक्षा प्रणाली वेस्ट से प्रेरित हो गई है, हाउ टू रेक्टिफाई दिस। तो विजय जी, इसका जवाब तो मैं स्वयं ही देना चाहूंगी कि ये जो नई शिक्षा नीति है, यदि इसमें पूर्णतः, जो अब धीरे धीरे अमल होना प्रारंभ हो गया है, यदि पूर्णतः अमल हो जाता है तो वापस नैतिकता और सांस्कृतिकता की ओर जाया जा रहा है। अच्छा, अब 1-2 बातों पर हम और वो करेंगे। जैसे किरण अग्रवाल जी ने कहा है कि मैं कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। आज बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन लाखों का पेमेंट होता है, और स्कूल से ज्यादा आप अपना होमवर्क करके आए तो आप पढ़ा क्या रहे हैं? ऑलराइट, एक ये बात भी महत्वपूर्ण है। हरीश नवल जी ने कहा है कि दीवान जी से निवेदन है कि कृपया अपनी साहित्यिक गतिविधियों को बताते हुए कविता सुनाएं। हम आपकी कविताओं पर आ रहे हैं अब, और अब तो आदेश भी आ गया है, तो अब हम शिक्षा की चर्चा को फिलहाल यहाँ 1-2 संदेश पढ़ने के बाद रोकूंगी, और उसके बाद आपकी कविताओं पर आएंगे। बच्चों के वजन से भारी उनके बैग होते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी किरण जी। डॉक्टर वीणा विज ने कहा है कि मैंने भी एनसीईआरटी में अपने सुझाव भेजे हैं। जितने भी लोग शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं, वे शिक्षा को लेकर न केवल सचेत हैं, सतर्क हैं, बल्कि बच्चों की जो पीढ़ी है उनके मानसिक दबाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब जैसा कि हरीश नवल जी का आदेश है, नीता जी, एक सवाल, एक जवाब मैं देना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है, हम एक्सट्रीम फिलो, अतिरेक पर सवार है। या तो हम बिल्कुल पश्चिम में चले जाते हैं,
बिल्कुल अधिनूतन पे लौट आते हैं, बिल्कुल पुराने समय में। ये क्यों है ऐसा? मतलब हमको एक मिडिल वे तो बनाना चाहिए कि भाई हम पुराने समय को छोड़े आए और हम नए समय को अपनाने में दिक्कत हो रही है हमको ज्यादा, तो हमको कोई मिडिल रास्ता, मध्यवर्गीय रास्ता भी तो अपनाना है कि नहीं एक कोई। तो हम बिल्कुल है, शिक्षा में, बिल्कुल है आपसे। सभी में, शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में, समाज में, सभी चीजों में हम अतिरेक, एक्सट्रीम फिलो कहता हूं मैं इसको, अतिरेक पर सवार है। तो ये और अतिरेक नहीं होना अतिरेक किसी चाहिए। का भी हो और वो आज बुरा ही आज मैं होता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आज कॉलेज के प्रैक्टिकल में दोना और पत्तल बनाने की कोर्स सम्मिलित की गए। अरे चिप बनाने का जमाना है ये। आप मुझे बताइए ये सच है कि नहीं? अभी चिप बनाएंगे सारे दुनिया में, आप जो प्रगतिशील देश है वो माइक्रो चिप बना रहे हैं, और हम बच्चों से क्या बनवा रहे हैं? दोना बनवाओ, पत्तल बनाओ। अरे कंडा थोपने का जमाना थोड़ी आएगा ये अब लौट के। बदल गया जमाना भाई। आप कुछ नए, कुछ चीजों को परिवर्तित करिएगा, अपनी सोच को बदलिएगा। और जो आपने कहा पैरालिसिस नहीं कहा था मैंने, पेगासिस जैसा दिमाग में कोई चला गया, अंदर फिट हो गया वो, अंदर विचारों का। तो ये मैं क्षमा चाहता हूँ रोकने के लिए आपको। अब सर का जो नहीं आज्ञा नहीं, है वो बताइए आप, मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है वो बता दीजिए आप। तो अब हम क्योंकि एक प्राचार्य के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक विचारक के रूप में हमने आपके जी विचार सुने जो भारतीय शिक्षा से जुड़े हुए हैं, साथ ही गांवों की सभ्यता और संस्कृति से, वहां की कमजोरियों से, वहां की कमियों से भी जुड़े हुए हैं, और जिस विषय में हमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। अब आपका एक साहित्यिक रूप भी है, आप अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपनी कविताएं लगातार आपकी छपती हैं, हमारे दिन किसी ना किसी पत्रिका में कमलेश कुमार दीवान का नाम पढ़ते हैं। तो आपकी इस कविता के जो एक कवि रूप है आपका, और आपकी कविता जो है उसे हम साक्षात सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, आप क्या सुनना चाहेंगे मुझसे? देखिए, बहुत सारी बातों पर मैंने लिखा, बहुत सारी चीजों पर मैंने काम किया, लेकिन मैं अचर्चित हूँ। आपने मुझे चर्चित किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ शब्द चित्र यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा अभी ये ताजी कविताएं हैं, इसमें आपने देखा होगा गुलमोहर, गुलमोहर पूरा फूला हुआ है, लदा हुआ है वो पूरा फूल से। तो यहाँ मैं एक नज्म जैसी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा वो इसमें है, ठीक है। शीर्षक है इसका, हुआ क्या है गुलमोहर। ठीक, तो ये गुलमोहर खिल उठे, हुआ क्या है। थोड़ा मैं अभी इसकी रिदम में भी सुना सकता हूँ। गुलमोहर, गुलमोहर खिल उठे, हुआ क्या है, शुष्क मौसम, हवा की गर्मी ने साख पत्ते तना छुआ क्या है, गुलमोहर खिल उठे, हुआ क्या है, पेड़ मुरझाए सर झुकाए हैं, दूब धरती लगी लता सूखी, डाली डाली हुई बड़ी रूखी, बहुत उबी हुई बहारें हैं, कहर बरपाती सी बयारें हैं, टुकड़ों टुकड़ों में टूटते बादल, रूठी रूठी दिखी फुहारें, दर की धरती है बाग सूना है, बागवां चुप है दुख है दूना है, न बोलती है चिड़ैया तितलियां गुम है, फूल तो फूल है रंग तो दिए किसने, बिछ गए सिजदा में दुआ की है कहाँ किसने, किसने फूलों को कब दिया क्या है, किसने फूलों को कब दिया क्या है,
गुलमोहर खिल उठे हुआ क्या है, गुलमोहर खिल उठे हुआ क्या है। ये गुलमोहर को समर्पित है। पूरी गर्मी में आप देखें कि गुलमोहर का फूल पूरा रक्त जैसा पूरा फूला हुआ रहता है वो, और पूरा बहुत सुंदर। मतलब एक आकर्षण का केंद्र होता है कि फूल खिल रहे हैं, गिर रहे हैं, नीचे पूरे बिछ रहे हैं, ऐसा। एक शब्द बहुत चित्र था सुंदर। एक। जी बहुत सुंदर शब्द चित्र था, और आपकी इस रचना ने हमारे मन में उत्कंठा और बढ़ा दी है कि हम आपकी और रचनाएं भी सुनना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल सुनिएगा और गुलमोहर को देखिएगा, उसको निहारिएगा, बिल्कुल। अब गर्मी है तो गर्मी में आपको एक रचना सुनाते हैं हम आपको गर्मी की। ये शीर्षक है एक नवगीत जैसा है, आज वाले दिन। भीषण गर्मी है उसके। उगा सूरज सिर चढ़े फिर आंच वाले दिन, उगा सूरज सिर चढ़े फिर आंच वाले दिन, आए अब परिताप लेकर आंच वाले दिन, आंच वाले दिन। फिर बड़े होने लगे दिन, रातें छोटी पर सुहानी, आंगना में है बिछौना, आकाश में तारों की छानी। कहाँ आते थे ऐसी बात और सौगात वाले दिन, ताप वाले बहुत संताप देते, पिल पड़े पलछिन, आंच वाले दिन। वाह। अब चलेगी आग बरसाती हवा पुरवाइयां सी भी, मौन से भी छल रही चुप चुप थकी दुश्वारियां भी। दोपहर में अब कहाँ वह आम्र कुंजी छांव पाए, कहाँ अंगना नीम नीचे खाट पर चादर बिछाएं। घर सभी आंगन नहीं हिराए परिहास वाले दिन, आंच वाले दिन, आंच वाले दिन, आंच। बहुत सुंदर। अच्छा, एक बात जी जो मैंने अनुभव की है जी कमलेश जी, कि अभी जो जी दो रचनाएं आपने सुनाई हैं, उन दोनों में ही आपके गांव की कच्ची मिट्टी की सौंधी सौंधी महक दिखाई दी जी है। चाहे जी खाट पर चादर बिछाकर छांव ढूंढने की तलाश हो, और या फिर पहले वाली गुलमोहर की कविता हो। तो इसे कहते हैं कि किसी को भी गांव से बाहर भले ही निकाल लो, लेकिन उसके भीतर से गांव को निकालना संभव नहीं है। बहुत खूबसूरत संदेश आ रहे हैं आपके लिए। आपको मैं एक बार आपकी कविताओं के लिए संदेश अवश्य पढ़ देती हूँ। डॉक्टर वीणा विज ने कहा जी है, जी गुलमोहर कविता वाह। हरीश नवल जी ने कहा है, बहुत सुंदर कविताएं दीवान जी, शब्द और भाव दोनों उत्कृष्ट। डॉक्टर कुमुद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने कहा है, अति सुंदर अभिव्यक्ति। शुचि त्रिपाठी हमारे साथ है, स्वयं बहुत सुंदर गायिका है, बहुत सुंदर कविता इन्होंने कहा है। और साथ ही हमारे पास संदेश आया है, क्षमा कीजिए बहुत ऊपर चला गया ये संदेश। हमारे पास संदेश आया है अन्नदा पाटनी जी का, जिन्होंने कहा, वाह वाह क्या बात है, और वाह वाह लाजवाब क्या बात है, किरण अग्रवाल जी ने कहा है। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, ये कहा है डॉक्टर वीणा विज ने। निशिलता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्होंने कहा है, वाह बहुत सुंदर शब्द, साधुवाद। एक और बात कही है किरण अग्रवाल जी ने, उन्होंने कहा है, नौतपा का वर्णन किया आपने, बहुत सुंदर। ये नौतपा क्या है? ये 9 दिन, जो 9 दिन होते हैं गर्मी में, उस समय तापमान सबसे अधिक होता है, जी रोहिणी नक्षत्र कहलाता है। जी। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी जो नक्षत्र होता है उसमें तापमान सबसे अधिक हो जाता है। उसके बाद फिर जब धरती तपती है तो फिर पानी की बादल की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। ये हमारे पुराने समय से चली आ रही परंपराएं। तो रोहिणी नक्षत्र का एक वो आता है इसमें वर्णन। क्या बात है। तो देखिए, जितने प्यार से आपने कविताएं सुनाई हैं, उतने प्यार से हमारे दर्शक की कविताएं सुन रहे हैं। जयेंद्र जी, आपका संदेश आया है, विनीता जी अपनी कविता भी सुनाया कीजिए। बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन उस कार्यक्रम में जिसमें मैं अपनी कविताएं सुनाने के लिए आऊंगी। आज तो मैं आपको अतिथियों से मिलवाने के लिए कार्यक्रम का संयोजन किया है। तो आज तो हम कमलेश जी की ही रचनाएं सुनना चाहेंगे। किरण जी कहती हैं कि बिल्कुल सही कहा है आपने,
आप दूर तो जा सकते हैं, लेकिन दिल से गाँव को निकालना बहुत मुश्किल है। कमलेश जी, कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है और मैं चाहती हूँ कि आप एक रचना अपनी और प्रस्तुत करें, लेकिन गाकर, क्योंकि गाकर जो आपने इस कविता का भाव प्रकट किया था वो अद्वितीय था। फिर गाने के लिए मुझे दूसरा गीत सुनाना पड़ेगा, एक कोई नया लिखा हुआ गीत है वो। तो जाइए जरा देखता हूँ मैं, अगर वो यहाँ होगा तो मैं जी सुना जी दूंगा। मोबाइल में है असल में वो लिखा हुआ वो। और नहीं तो हम कोई भी कविता सुनना चाहेंगे, यदि नहीं, दोनों ही देख तरह लेते की हैं। रिक्वेस्ट आपके सामने है। देखता हूँ मैं इसमें। अगर आप गीत सुनना चाहें तो मैं नया लिखा हुआ गीत है, मैं आपको आप सब महिलाओं को समर्पित करता हूँ कि आप सब 16 श्रृंगार का नाम सुना होगा आपने। 16 श्रृंगार करती है ना महिलाएं, तो आदमी का भी मन होता है कि वो भी 16 श्रृंगार करे। तो एक थोड़ा अलग तरह का गीत मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं एक दिन मेरे मन में आया कि ऐसा भी एक गीत आना चाहिए। भाव है अलग है, देखिएगा। शीर्षक है इसका 16 श्रृंगार करूं। मेरा भी तो मन करता है 16 श्रृंगार करूं, अपने से प्यार करूं। मेरा भी क्या बात। तो मन करता है 16 श्रृंगार करूं, अपने से प्यार करूं। आप क्या जीवन में सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कहाँ आपने जिया जीवन। तो उस पर मेरे मन में आया, सपनों का संसार है छोटा, जीवन का हर रंग है थोता, बहुत दूर अपनी मंजिल है, धार तेज सदियां संग दिल है, कैसे पार करूं। मेरा भी तो मन होता है 16 श्रृंगार करूं, अपने से प्यार करूं। वाह वाह। दूर वादियों में बादल है, वन प्लास फूले फूले हैं, लदे पदे महुआ कितने अब महकाते झूले झूले हैं। यह प्रवाह है नदी सरीखा, डूब गए हम सभी ओर से दर के सपने आस वही है, हर श्रृंगार बनूं। मेरा भी तो मन होता है 16 श्रृंगार करूं, अपने से प्यार करूं। हम जीवन में क्या करते हैं कि सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने आप को अभी आपने कभी सोचा है कि यार हम अपने लिए भी करें जीवन में। तो सबके लिए मैं सादर प्रणाम सहित एक अलग तरह का गीत था, एक भाव के लिए, तो मैंने आपको समर्पित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हक है 16 श्रृंगार, और 16 श्रृंगार पे आप लोगों का हक है। हम लोग यहाँ बहुत ही पर 16 सुंदर श्रृंगार का विचार। 16 श्रृंगार का अर्थ अलग अलग तरह से लिया मैंने। 16 श्रृंगार का मतलब वो नहीं है जो आप लोग करते हो। 16 श्रृंगार का मतलब मैं अपने को तैयार करूं कि अपने लिए भी तो कुछ अन्नदा करूं जी मैं। ने आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझी है। उन्होंने लिखा है, आंतरिक सौंदर्य की चमक ही अलग होती है। आपने जो जी कहा उन्होंने बड़े प्यार से समझा। और किरण जी अग्रवाल जी ने कहा है, क्या बात है, लेकिन अपने से प्यार करना ही चाहिए। 16 श्रृंगार करूं, बहुत सुंदर कविता है। निशिलता जी प्रशंसा कर रही हैं आपकी, कह रही हैं अति सुंदर। और डॉक्टर हरीश नवल ने कहा है, नौतपा में नौलखा कविताओं का आनंद। बहुत ही बढ़िया संदेश, बहुत सुंदर सबको कविताएं, बहुत सुंदर जी विचार, बहुत बेहतरीन सब चिंतन इस कार्यक्रम में। जी आज आपने मैं आकर, आज कमलेश कुमार मैंने दीवान जी। जी आज विनीता जी आपने मतलब मैं
कभी स्टेज पे जाता नहीं हूँ, ऐसे पटल पे कार्यक्रम होते हैं उनमें जाता हूँ, तो जोड़ लेते हैं लोग, चला जाता हूँ उसमें। लेकिन आपने ये चर्चित चेहरे के माध्यम से मुझे, आपने, अचर्चित आदमी हूँ मैं, उसको आपने चर्चित कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे आप ऐसे मत और कहिए, मैं तो ये स्वयं कहना चाह रही हूँ कि आपने पटल को अपने विचारों से, अपनी संवेदनाओं से समृद्ध किया है, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ आपकी। और साथ ही साथ दोस्तों आभारी हूँ मैं आप सभी की, जिन्होंने अपनी टिप्पणियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को बहुत समृद्ध किया है, बहुत मजबूत किया है। अपने विचार साझा करके, अपने प्रश्न पूछकर आपने इस चर्चा को एक सार्थक दिशा, सार्थक प्रवाह प्रदान किया है। मैं आप सभी की आभारी हूँ। और इसके साथ ही समय हो चला है, तो आप सभी से अनुमति लेना चाहती हूँ मैं। और कर्नल विजय जैन का संदेश आया है, उन्होंने कहा है नमन। डॉक्टर हरीश नवल की प्रशंसा मेरे लिए हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा है बहुत उच्च स्तरीय कार्यक्रम था आज का, दीवान जी को बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके आभारी हैं, क्योंकि आपके दिशा निर्देश में ही ये निरंतर प्रगति कर रहा है। मैं पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ। और विनीता जी, आपने जितने भी कार्यक्रम किए उनको सबको मैं सुनता हूँ, कभी एक आध छूट जाता है। मुझे मालूम है आप हमारे नियमित दर्शक हैं, इसके आभारी हूँ मैं। और साथियों अब समय बहुत हो चला है और आप सभी को मेरा निवेदन है, बहुगुणा जी को आप बोलना जरूर, आप गीतों को ऐसे गाएं, बोले आपके लिए लिखे जाएंगे गीत, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। जी 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 जी, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप उनके लिए गीत लिखें, वो अवश्य गाएंगे जी। और उनकी माता जी हमारे साथ, श्रावणी हमारे साथ जुड़ी भी रही हैं इस कार्यक्रम में, तो धन्यवाद आपका। और आज के महत्वपूर्ण दिन पर, जबकि हर कोई अपने अपने टेलीविजन से चिपका हुआ है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस का निर्णय लगभग हर कोई जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन तब भी समय निकालकर सब इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और हर मंगलवार को होती है भेंट एक चर्चित शख्सियत से, जो हमें जीने की राह देते हैं, विचारों के लिए मंथन प्रक्रिया देते हैं। इस प्रक्रिया में अगले मंगलवार को एक और मशहूर शख्सियत को लेकर फिर आपसे मिलूंगी। अब इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि। विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल, आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र।